जयपुर से खबर है जहां राजस्थान स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे उद्योगपतियों से संवाद। इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित 3 नई नीतियों का अनावरण किया जाएगा। 226 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और 119 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा कार्यक्रम। शाम को प्रदेश भर में राजकीय मंदिरों में होगी आरती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी महाआरती में होंगे शामिल। तो आरआईसी में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे सीएम भजनलाल और इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित 3 नई नीतियों का इस दौरान अनावरण किया जाएगा, जबकि 345 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे चेक और स्वीकृति पत्र। आपको बता दें कि आरआईसी में ये संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित 3 नई नीतियों का इस दौरान मुख्यमंत्री अनावरण भी करेंगे। 345 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे चेक भी। तो आरआईसी में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। राज्यसभा में आज कई सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाने पर विदाई भी दी जाएगी। मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में सदस्यों के सवालों का जवाब भी दिया। इसके बाद उन्होंने विनियोग विधेयक को सदन में पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार के करोड़ों आर्थिक खर्च के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2026 को वॉइस वोट से पास कर लोकसभा को लौटा दिया है। और आज आपको बता दें कि राज्यसभा से कई सदस्यों को विदाई दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरे फेज का आज 8वां दिन है और लोकसभा से विपक्षी सांसदों का जो है आज निलंबन भी हटेगा। जोधपुर से खबर है जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र के घास मंडी इलाके में स्थित एक दुकान में अल सुबह करीब 3:45 बजे आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि इस आगजनी की घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। तो सदर बाजार थाना क्षेत्र में ये आग लगी है। आपको बता दें कि अल सुबह ये आग लगी है, जिसके चलते किसी को पता नहीं चल पाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी जो है पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। खबर डीडवाना से है जहां देश की रक्षा करते हुए लापता हुए सूबेदार पूनाराम डोगीवाल को उनके मृतक गांव कुरनारा डीडवाना में सेना ने डेथ डिलीवर सेरेमनी के तहत पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। पार्थिव देह नहीं मिलने के बावजूद सेना के जवान शहीद की वर्दी, बक्सा और तिरंगा लेकर गांव पहुंचे और पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम सम्मान अर्पित किया गया। बीते साल अगस्त में उत्तरकाशी की आपदा में लापता हुए डीडवाना जिले के परबतसर उपखंड के कुरनारा गांव के वीर सपूत सूबेदार पूनाराम डोगीवाल आखिरकार अपने गांव लौटे, लेकिन इस बार वह स्वयं नहीं बल्कि उनकी वर्दी, बक्सा और तिरंगे में लिपटी उनकी शहादत लौटी। सेना का वाहन जैसे ही परबतसर पहुंचा, पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंग गया। तिरंगा यात्रा गांधी चौक, बस स्टैंड और खारिया तालाब होते हुए गांव-गांव से गुजरती हुई कुरनारा पहुंची। रास्ते में कई गांव में लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से जो सैलाब आया था, उसमें कई सैनिकों की और आम जन की
बड़े स्तर पर जाने गई थी। तो हमारे पर्वत सर से भी पूनाराम जी है, उनका बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। उनके बेटे दोनों मेरे पास आए थे और उनका ये कहना था कि उनको कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मैंने उत्तरकाशी के कलेक्टर से भी बात की, उनके आर्मी के ऑफिसर से भी बात की, डीओ लेटर भी लिखे कि या तो आप ये बताइए वो जिंदा हैं, और जिंदा अगर नहीं हैं तो उनके आगे की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में उनके परिवार को बताइए, ताकि उनके परिवार में क्योंकि पिता के बिना वो बहुत विचलित हो रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने, उनका पत्र आया था, उनका फ़ोन भी आया था कि हम, उनका शव तो नहीं मिला, लेकिन उनके जो कपड़े जो हैं और जो तिरंगा का झंडा है वो हम उनको, उनके परिवार को सौंपने के लिए आ रहे हैं। तो इस एक तरह से उन्होंने उनकी डेथ को स्वीकार कर लिया, और जो आगे की जो प्रक्रिया है वो उन्होंने पर्वत सर। अगली खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर संसदीय क्षेत्र में रेल नेटवर्क को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयास ला रहे हैं रंग। अनूपगढ़ खाजूवाला होते हुए जैसलमेर तक नई रेल लाइन का सर्वे जारी है। तेज रफ्तार से चल रहा है सर्वे कार्य। सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होगी और भी ज्यादा मजबूत। रक्षा और सामरिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है परियोजना। स्थानीय व्यापार और उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा, पर्यटन को भी मिलेगी नई रफ्तार, इलाके की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बीकानेर क्षेत्र के विकास सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। लोकसभा में रेलवे अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहम जानकारी दी है। राजस्थान में अनूपगढ़ से खाजूवाला जैसलमेर ये नई लाइन बनाने का सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है बॉर्डर के साथ साथ। फिर आगे जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से भीलड़ी, पूरा का पूरा बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है उस सीमा। बाड़मेर में प्लास्टिक, गोबर गैस संयंत्र ग्रामीण जीवन में बदलाव का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहे हैं। ये संयंत्र स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराते हुए खाना पकाने, हीटिंग और बिजली उत्पादन के लिए सस्ता विकल्प प्रदान कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर निर्भरता कम हो रही है। धुआं रहित ईंधन होने के कारण ग्रामीणों को आंखों और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से राहत मिल रही है और पर्यावरण प्रदूषण भी घट रहा है। इसके साथ ही गैस उत्पादन के बाद बचने वाली स्लरी उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद के रूप में उपयोग में लाई जा रही है, जो अनार, खजूर, सहजन और सब्जियों जैसी बागवानी फसलों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद कर रही है। ये तकनीक गोबर व अन्य कृषि अपशिष्टों के प्रभावी प्रबंधन के जरिए स्वच्छता को बढ़ावा देती है और मक्खी मच्छरों के प्रकोप को भी कम करती है। तो प्लास्टिक, गोबर गैस संयंत्र ग्रामीण जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं, स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध करा रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर अब निर्भरता जिससे कम होती हुई नजर आ रही है। प्लास्टिक, गोबर गैस संयंत्र ग्रामीण जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं और स्वच्छता और नवीनीकरण ऊर्जा इससे उपलब्ध हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर निर्भरता कम होगी। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां माडिया गांव की जीएसएस स्कूल में नकल का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने लिए तुरंत एक्शन, दोषी शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। परीक्षा के समय कक्ष में नहीं थी शिक्षिका। धापू मेघवाल डीईओ सेकेंडरी किशनदान का आचरण ने किया निलंबित। शिक्षिका का किया मुख्यालय। 5वीं परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल कर रहे थे बच्चे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग ने सीबीईओ की टीम जांच कर रही है। टीम ने माना शिक्षिका दोषी है। तो सोशल मीडिया पर इसका जो है वीडियो सामने आया था, जिसके बाद जो है हड़कंप मच गया और शिक्षिका पर अब एक्शन लिया गया है। शिक्षा विभाग ने तुरंत एक्शन लिया, शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। परीक्षा के दौरान शिक्षिका खुलेआम नकल कर रहे थे बच्चे और शिक्षिका का ध्यान ही नहीं था, जिसके बाद जो है शिक्षिका पर एक्शन लिया गया है और शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। और नकल का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था, जिसके बाद एक बार फिर जो है
शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। माड़िया नोखा में परीक्षा के दौरान जो नकल प्रकरण है या जो बच्चों की परीक्षा के संबंध में जो अनियमितता हुई है, उसके संबंध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नोखा और 2 प्रिंसिपल के माध्यम से जांच करवाई। संबंधित टीम ने वहाँ विद्यालय में जाकर पूरी जांच की और परीक्षा के दौरान जो विक्षक की ड्यूटी थी उसकी लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई। उसी के आधार पर संबंधित जो शिक्षिका है उसको निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 16 मार्च को प्रथम पारी में कक्षा 11 का इतिहास का पेपर था। उसमें धापी मेघवाल नाम से L1 की टीचर थी जो उस कक्ष में उनकी ड्यूटी थी। उनकी लापरवाही के कारण से ये पूरा घटनाक्रम माना गया। उन्हीं को हिंडौन सिटी से खबर है, जहां राजस्थान के भरतपुर पुलिस रेंज में ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। 1 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक चले इस 43 दिवसीय विशेष अभियान में रेंज के 5 जिलों भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर से कुल 2504 फरार अपराधी धर दबोचे गए हैं। इनमें 259 इनामी बदमाश शामिल हैं, जिन पर कुल 20 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। खास बात यह रही कि इनामी अपराधियों की धरपकड़ के मामले में करौली जिले ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां पर आपको बता दें कि 62.13% की निस्तारण दर के साथ करौली जिला पूरे रेंज में प्रथम स्थान पर रहा। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत रेंज का धौलपुर जिला सबसे आगे रहा। यहां 692 अपराधी पकड़े गए हैं। दूसरे स्थान पर करौली जिला रहा, जहां पर 540 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि डीग जिले में 502, भरतपुर में 456 एवं सवाई माधोपुर जिले में 314 अपराध पकड़े गए हैं। पकड़े गए अपराधियों में स्थायी वारंटी, भगोड़े और उद्घोषित अपराधी शामिल हैं। आपको बता दें कि कई मामलों में पुलिस ने अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तक छापेमारी कर लंबे समय से फरार बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। यह अभियान भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के सख्त निर्देश में चलाया गया है। अब खबर झुंझुनू से है, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत झुंझुनू पुलिस ने ओवरलोड डंपर वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस परिवहन एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 ओवरलोड डंपर वाहनों को जब्त किया है। वहीं 4 डंपरों से कुल 6,88,686 रुपए का जुर्माना वसूला है। पुलिस ने जानकारी के अनुसार रात को कोतवाली पुलिस, परिवहन विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राजमार्गों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ओवरलोड सामग्री लेकर दौड़ रहे डंपर वाहनों की जांच की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 6 डंपरों को जब्त कर लिया गया। संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान 4 ओवरलोड डंपर वाहनों से मोटर व्हीकल एक्ट एवं खनन नियमों के तहत कुल 6,88,686 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघों के बीच टेरिटरी को लेकर आपसी संघर्ष देखने को मिला। रणथंभौर के जोन नंबर 3 स्थित राजबाग तालाब के पास टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों ने इस रोमांचक नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जानकारी के अनुसार रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन रिद्धि T124 और उसकी बेटी माही T2404 के बीच इलाके को लेकर आमना सामना हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त आपसी संघर्ष शुरू हुआ, जिसे देखकर मौके पर पर्यटक रोमांचित हो उठे। रणथंभौर में बाघों के बीच इस तरह की टेरिटोरियल फाइट सामान्य व्यवहार का हिस्सा है। जैसे जैसे शावक बड़े होते हैं, वे अपनी अलग अलग टेरिटरी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में कई बार मां और संतानों के बीच भी संघर्ष की स्थिति बन जाती है।
खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में ब्राह्मणी जोहड़ी के पास स्थित एक गार्डन में गंगोर उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष उत्सव का केसरिया गंगोर थीम पर बनाया गया, जिसमें परंपरा और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। होली के बाद शुरू होने वाले आस्था और परंपरा का पावन पर्व गंगोर इस दिनों नवलगढ़ में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। खास तौर पर नव विवाहिता महिलाओं और युवतियों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह नजर आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर भाग लिया। ईसर और गौरी की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की। उत्सव में पारंपरिक लोकगीतों की मधुर धुन पर महिलाओं ने समूह में गीत गाए और जमकर नृत्य किया। केसरिया गणगौर थीम के अनुरूप रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक माहौल बना रहा और लोक परंपराएं जीवंत होती नजर आई। मान्यता है कि ये पर्व करीब 16 दिनों तक चलता है, जिसमें महिलाएं प्रतिदिन ईसर गौरी की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। ये गणगौर स्वागन स्त्री इसको पूजती है। 16 दिन की गणगौर पूजती है। जो शादी की पहला साल होता है वो 16 दिन तक गणगौर पूजती रहती है। और आज के दिन हमने गणगौर के उत्सव के अंदर ही ये प्रोग्राम रखा है। ये लंबे समय से हम कार्य करते आ रही हैं और सभी बहनों का सहयोग है और सभी बहनें अपने उत्साह उल्लास के साथ में अपना मनोबल पूरा कर रहे हैं। और ये गणगौर का प्रोग्राम लंबी आयु, पति की लंबी आयु के लिए हम